हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक महाराणा कुंभा यानी कुंभकर्ण सिंह की। तो कुंभा के इस बहुआयामी व्यक्तित्व को समझने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले उस कैनवस को समझना होगा जिस पर उनकी कहानी लिखी गई। बिल्कुल, 15वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी। मतलब 1398 में जब तैमूर का भयानक आक्रमण हुआ तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत बुरी तरह से चरमरा रही थी। एक तरह से पूरे उत्तर और मध्य भारत में सत्ता का एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया था। हाँ, एक गहरी शक्ति शून्यता, और इस खाली जगह को भरने के लिए मालवा, गुजरात और नागौर जैसे नए और महत्वाकांक्षी राज्य बहुत तेजी से उभर रहे थे। यानी सबके सब उस खाली गद्दी पर नजर गड़ाए बैठे थे। सही कहा। तो ऐसे उथल-पुथल वाले दौर में महाराणा कुंभा का उदय सिर्फ एक राज्य को बचाने की कहानी नहीं है, ये भारत में शक्ति के एक नए और अभूतपूर्व केंद्र के स्थापित होने की पूरी प्रक्रिया है। एक बहुत ही शानदार परिप्रेक्ष्य है, लेकिन इतिहास में अक्सर जो भव्य इमारतें हमें बाहर से दिखाई देती हैं ना, उनकी नींव में बहुत सी पारिवारिक साजिशें और खून खराबा छिपा होता है। हाँ, और कुंभा का परिवार भी इसका अपवाद नहीं था। बिल्कुल। तो कुंभा की महानता को समझने से पहले उस रक्त रंजित पारिवारिक इतिहास पर बात करना बहुत जरूरी है, जिसने उनके लिए मेवाड़ के गद्दी का रास्ता तैयार किया। ये समझना बहुत दिलचस्प है। मतलब अक्सर हम इतिहास में महान त्याग और आदर्शों की कहानियां सुनकर बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन जब मैंने इन दस्तावेजों को गहराई से पढ़ा तो एक अजीब सा सवाल उठा। क्या कभी-कभी एक बहुत बड़ा और महान त्याग दरअसल एक बहुत बड़ी कूटनीतिक आपदा साबित हो सकता है? ये मध्यकालीन इतिहास का सबसे आकर्षक पहलू है, और आपका ये सवाल सीधे तौर पर महाराणा कुंभा के परिवार से ही जुड़ा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, कुंभा के परदादा राणा क्षेत्र सिंह और उनके दादा राणा लाखा ने मेवाड़ का बहुत विस्तार किया था, और उसी दौरान जवार में चांदी और टिन की खदानें भी खोजी गईं, जिसने मेवाड़ को एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत दे दी। हाँ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन राणा लाखा के समय में एक अजीब सी घटना घटी। मंडौर के राव ने अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव राणा लाखा के सबसे बड़े बेटे चोंडा के लिए भेजा। और जब यह प्रस्ताव दरबार में पहुंचा तो चोंडा वहां मौजूद नहीं थे, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर एक पिता का एक छोटा सा मजाक पूरे इतिहास की दिशा बदल देता है। राणा लाखा ने बस मजाक में कह दिया कि मेरे जैसे बूढ़े इंसान के लिए तो कोई विवाह का प्रस्ताव भेजेगा नहीं। ओह, और जब ये बात चोंडा को पता चली तो उन्होंने इसे गलत समझ लिया। हाँ, उन्हें लगा कि उनके पिता के मन में हंसाबाई से विवाह करने की कोई गुप्त इच्छा है, और चोंडा ने हंसाबाई से विवाह करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। फिर तो दरबार में बहुत अजीब स्थिति पैदा हो गई होगी। बिल्कुल। अंततः ये तय हुआ कि राणा लाखा ही हंसाबाई से विवाह करेंगे, लेकिन हंसाबाई के परिवार की एक बहुत बड़ी शर्त थी। शर्त ये थी कि उनका होने वाला बेटा ही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा, चोंडा नहीं। सही कहा। और चोंडा ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से अपना अधिकार छोड़ दिया। ये तो बिल्कुल महाभारत के भीष्म पितामह की याद दिलाता है, एक आदर्श पुत्र का महान त्याग। लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या इसी महान त्याग ने मेवाड़ के नींव को अंदर से खोखला नहीं कर दिया? पूरी तरह से। अगर हम कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक भयंकर भूल थी। चोंडा के इस कदम ने मेवाड़ की राजनीति में एक स्थायी अस्थिरता ला दी। मतलब चोंडा को इस त्याग के बदले परिषद में सर्वोच्च स्थान तो मिल गया, लेकिन फिर बाहरी लोगों का क्या? वही तो सबसे बड़ी समस्या थी। जब हंसाबाई के बेटे मोकल, जो कुंभा के पिता थे, गद्दी पर बैठे तो हंसाबाई का भाई राव रणमल और अन्य राठौड़ मेवाड़ के दरबार में बेहद शक्तिशाली हो गए। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि दरबार में गुटबाजी अपनी चरम पर पहुंच गई। बिल्कुल। और इसी गुटबाजी का सबसे खौफनाक नतीजा कुंभा के पिता राणा मोकल को भुगतना पड़ा। और मोकल की हत्या कोई युद्ध के मैदान में तो हुई नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों के अनुसार एक शिविर में मोकल ने बस यूं ही एक पेड़ के बारे में पूछ लिया था कि ये कौन सा पेड़ है। बस इतना सा सवाल? हाँ, लेकिन उनके दो चाचाओं, चाचा और मेरा ने, जो राणा क्षेत्र सिंह और एक बढ़ई की बेटी की संतान थे, इसे अपना भयंकर अपमान समझ लिया। उन्हें लगा होगा कि मोकल उनकी वंशावली को लेकर उन पर कोई तंज कस रहे हैं। बिल्कुल। और इसी गलत फहमी में उन्होंने मोकल की हत्या कर दी।
ये दिखाता है कि उस समय का दरबार एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा था जहां एक छोटी सी बात भी राजा की जान ले सकती थी। बाप रे। और जो मोकल की हत्या हुई तब तो कुंभा बहुत छोटे थे। हाँ, वो बस एक युवा लड़का थे। उस भयानक रात में युवा कुंभा को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। मैंने पढ़ा था कि वो एक पटेल के घर पहुंचे थे। सही कहा। ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि उस पटेल के पास 2 बेहतरीन घोड़े थे। कुंभा को बचाने के लिए उस पटेल ने अपना एक घोड़ा कुंभा को दे दिया और अपने दूसरे घोड़े को मार डाला। हाँ। ताकि कोई दुश्मन कुंभा का पीछा ना कर सके। बिल्कुल, ये एक बहुत ही नाटकीय और जानलेवा स्थिति थी। इसके बाद हंसाबाई के भाई राव रणमल ने मोकल की मौत का बदला लेने की कसम खाई और एक भील परिवार की मदद से चाचा और मीरा को मार डाला। बदला तो पूरा हो गया, लेकिन रणमल के इस कदम ने मेवाड़ को एक नए संकट में डाल दिया। हाँ, अगर हम कुंभा के नजरिए से सोचें तो ये स्थिति कितनी डरावनी रही होगी। मतलब जिस व्यक्ति ने आपके पिता के हत्यारों को मारा है, वही व्यक्ति अब आपके पूरे राज्य को नियंत्रित कर रहा है। सही कहा। रणमल इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने चौंडा के भाई राघव देव की भी धोखे से हत्या करवा दी। तो एक युवा राजा के रूप में कुंभा के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती आ गई कि बाहरी दुश्मनों से लड़ने से पहले अपने ही घर की सफाई कैसे की जाए। और यही वो मोड़ है जहां कुंभा की राजनीतिक कुशाग्रता पहली बार दुनिया के सामने आती है। कुंभा समझ गए थे कि रणमल अब मेवाड़ के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत ही ठंडे दिमाग से रणनीति बनाई। कुंभा ने सही समय का इंतजार किया और अंततः रणमल की हत्या करवा दी। वाह! यानी उन्होंने मेवाड़ को राठौड़ों के उस दमघोटू प्रभाव से मुक्त करा लिया। सिर्फ मुक्त ही नहीं कराया, बल्कि आगे बढ़कर मारवाड़ की राजधानी मंडौर पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ कुंभा की दूरदृष्टि देखिए। उन्होंने मारवाड़ को हमेशा के लिए अपना दुश्मन बनाकर नहीं रखा है ना? बिल्कुल नहीं। कुछ समय बाद हंसाबाई की मध्यस्थता से उन्होंने रणमल के बेटे राव जोधा के साथ एक रणनीतिक शांति संधि कर ली। जोधा को मारवाड़ वापस मिल गया और दोनों परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गए। मतलब जोधा की बेटी की शादी कुंभा के बेटे से हो गई। हाँ, ये एक बहुत ही परिपक्व फैसला था। कुंभा अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे अपने पड़ोसियों के साथ ही उलझे रहेंगे तो उन बड़ी शक्तियों का सामना कैसे करेंगे जो सीमाओं पर घात लगाए बैठी थीं। अब विशेषकर मालवा और गुजरात। सही कहा। ये सीमा प्रबंधन की एक क्लासिक रणनीति थी और मालवा के साथ तो टकराव वैसे भी टाला नहीं जा सकता था। क्यों? मालवा के साथ क्या विवाद था? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने कुंभा के पिता के एक हत्यारे महेपा पंवार को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। जब कुंभा ने उसे सौंपने की मांग की तो सुल्तान ने साफ इनकार कर दिया। और इसके परिणाम स्वरूप सारंगपुर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। बिल्कुल। कुंभा की सेना ने मालवा को बुरी तरह कुचल दिया। उन्होंने गागरोन, रणथंबोर जैसे अहम इलाकों पर कब्जा किया और सबसे बड़ी बात, सुल्तान महमूद खिलजी को युद्धबंदी बना लिया। और यहीं पर इतिहास का एक ऐसा पन्ना खुलता है जो मुझे सच में सबसे ज्यादा चौंकाता है। कौन सा पन्ना? मतलब आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन को युद्ध में हराया, उसके राज्य को रौंद दिया, उसे बेड़ियों में जकड़कर अपने सामने खड़ा किया और फिर उसे जीवित और मुक्त छोड़ दिया। हाँ, ये फैसला पहली बार में बहुत ही अजीब लगता है। अजीब? मुझे तो ये एक खतरनाक दुश्मन को उसका हथियार वापस लौटाने और उसे दोबारा हमला करने का न्योता देने जैसा लगता है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? सतह से देखने पर यह आपको आत्मघाती लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की व्यवस्था या जिसे हम पावर डायनामिक्स कहते हैं उसे समझें तो ये कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा, वो कैसे? इसे आधुनिक व्यापारिक रणनीतियों से जोड़कर देखते हैं। कभी-कभी ना एक प्रतिद्वंदी कंपनी को पूरी तरह से खत्म करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे बाजार में एक बड़ा खालीपन आ जाएगा। बिल्कुल। और कोई तीसरी ज्यादा बड़ी और खतरनाक कंपनी उस खाली जगह पर एकाधिकार जमा सकती है। यानी मालवा को पूरी तरह खत्म करने का मतलब था किसी और बड़े खतरे को मेवाड़ के दरवाजे पर निमंत्रण देना। एकदम सही। अगर कुंभा मालवा के सुल्तान को मार देते और उस राज्य को नष्ट कर देते तो वहां सत्ता का एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो जाता। और फिर गुजरात का सुल्तान या जौनपुर की सेनाएं उस इलाके पर कब्जा करने आ जाती। हाँ, जो मेवाड़ के लिए कहीं ज्यादा बड़े खतरे साबित होते। महमूद खिलजी को एक कमजोर, पराजित और कर्जदार सुल्तान के रूप में वापस गद्दी पर बिठाकर कुंभा ने एक बफर स्टेट या मध्यवर्ती राज्य कायम रखा। वाह! मतलब खिलजी इतना कमजोर हो चुका था कि वो तुरंत मेवाड़ पर हमला नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपनी गद्दी बचाने के लिए अन्य शक्तियों को भी मालवा में घुसने से रोकता रहा। बिल्कुल।
ये भावनाओं से ऊपर उठकर लिया गया एक विशुद्ध कूटनीतिक फैसला था। ये सच में रणनीतिक सोच का एक बहुत ऊंचा स्तर है। लेकिन कुंभा की इस कूटनीतिक दयालुता ने उनके दुश्मनों को पूरी तरह शांत नहीं किया। हाँ, बिल्कुल नहीं। जल्दी उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़ा। नागौर के शम्स खां का ही उदाहरण ले लेते हैं। शम्स खां ने अपनी गद्दी वापस पाने के लिए कुंभा से मदद मांगी थी, है ना? हाँ, कुंभा ने उसे सैन्य मदद दी भी, लेकिन एक बहुत ही स्पष्ट शर्त पर। शर्त ये थी कि शम्स खान नागौर के किले की प्राचीर यानी उसकी सुरक्षा दीवारों को पूरी तरह गिरा देगा, ताकि नागौर भविष्य में कभी मेवाड़ के लिए सैन्य खतरा ना बन सके। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, गद्दी मिलते ही शम्स खान अपनी बात से मुकर गया। उसने किले की मरम्मत शुरू कर दी। ये तो कुंभा के सीधे आदेश की अवहेलना थी। हाँ, और इसके बाद कुंभा ने जो प्रतिक्रिया दी वो उनके सैन्य कौशल को साबित करती है। उन्होंने नागौर पर भयानक आक्रमण किया और उस किले को नष्ट कर दिया। और यहाँ दस्तावेजों में एक बहुत ही विशिष्ट बात लिखी है, जिसे हमें बिल्कुल तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। हाँ, हरविलास शारदा के पुस्तक और अन्य स्रोत स्पष्ट बताते हैं कि कुंभा ने इस आक्रमण के दौरान वहां से 12 लाख गायों को मुक्त कराया। 12 लाख? और फिर उस पूरे क्षेत्र को एक विशाल सुरक्षित चारागाह में बदल दिया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। और शम्स खान वहां से अपनी जान बचाकर भागा। और भागकर वो सीधे गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के पास पहुंच गया। हाँ, और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसने अपनी बेटी की शादी सुल्तान से कर दी। इसी के साथ गुजरात भी इस संघर्ष का सीधा हिस्सा बन गया। तो अब स्थिति ये थी कि गुजरात का सुल्तान, नागौर का शम्स खान और मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, ये तीनों मेवाड़ के खिलाफ एक हो गए। सही कहा। मतलब ये तो बिल्कुल किसी मल्टीप्लेयर वीडियो गेम के उस स्तर की तरह हो गया जहां बाकी सभी छोटे खिलाड़ी ये देख लेते हैं कि अरे, एक खिलाड़ी सबसे मजबूत है और वे सब मिलकर उस लीडर के खिलाफ गुट बना लेते हैं। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। मालवा, गुजरात और नागौर की संयुक्त सेनाओं ने योजना बनाई कि वे मेवाड़ पर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं से एक साथ हमला करेंगे और मेवाड़ को आपस में बांट लेंगे। एक अकेला राज्य और 3 विशाल सेनाएं। कोई भी सामान्य शासक इस दबाव में टूट जाता। लेकिन महाराणा कुंभा ने इन सभी संयुक्त हमलों को पूरी तरह विफल कर दिया। आखिर कैसे? मतलब एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध जीतने का वो मैकेनिज्म या तंत्र क्या था? इसका जवाब मेवाड़ के भूगोल और कुंभा की अद्भुत रणनीतिक समझ में छिपा है। देखिए, कुंभा जानते थे कि अगर उनकी सेना मैदानी इलाकों में इन 3 संयुक्त सेनाओं का सामना करेगी तो वे हार जाएंगी, क्योंकि दुश्मन संख्याओं बल में बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने अरावली की पहाड़ियों और वहां के कठिन भूगोल का एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने दुश्मनों को मेवाड़ के अंदरूनी संकरे रास्तों और घाटियों में घुसने दिया। हाँ, यानी उन्होंने दुश्मनों को एक बॉटलनेक या संकरी जगह पर फंसने के लिए मजबूर कर दिया। सटीक शब्दों में यही हुआ। जब 1 लाख सैनिकों की सेना किसी संकरी पहाड़ी घाटी से गुजरती है ना, तो उनकी संख्या का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सही बात है। वहां एक बार में केवल चंद 100 सैनिक ही तो लड़ सकते हैं। बिल्कुल। कुंभा ने अपनी सेना की गतिशीलता और पहाड़ी युद्ध कला का बेहतरीन उपयोग किया। उन्होंने दुश्मनों की रसद आपूर्ति को काटा, उन पर अचानक हमले किए और उन्हें थका थका कर मारा। वाह, ये सिर्फ तलवारबाजी नहीं थी, ये लॉजिस्टिक्स और भूगोल का बेहतरीन सैन्य उपयोग था। हाँ, ये एक जीनियस सैन्य रणनीति थी। लगातार 35 वर्षों तक ऐसा तनावपूर्ण शासन, 56 युद्ध लड़ना, एक साथ 3-3 दिशाओं से हो रहे हमलों का जवाब देना, ये सब सुनकर किसी को भी लगेगा कि महाराणा कुंभा के पास तो युद्ध शिविरों से बाहर निकलने का समय ही नहीं होगा। स्वाभाविक है, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन यहीं हम इस चर्चा के सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं। इन सब के बीच कुंभा की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि वास्तुकला, कला और साहित्य में है। बिल्कुल, यही वो पहलू है जो उन्हें मध्यकालीन भारत के अन्य शासकों से बिल्कुल अलग करता है। उन्हें एक पुनर्जागरण काल की बहुआयामी प्रतिभा के रूप में स्थापित करता है। जरा इन आंकड़ों की विशालता पर गौर करते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार पूरे मेवाड़ की सुरक्षा के लिए बनाए गए कुल 84 किलों में से 32 किलो का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। हाँ, 32 किले,
और इनमें सबसे बड़ा अजूबा है कुंभलगढ़ का किला। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है। बिल्कुल, और इसकी प्राचीर यानी किले की सुरक्षा दीवार 38 किलोमीटर लंबी है। 38 किलोमीटर? मैंने सुना है इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि कई घोड़े एक साथ उस पर दौड़ सकते हैं। सही सुना है आपने। इसके अलावा मालवा और गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़ में एक 9 मंजिला 121 फुट ऊंचा विजय स्तंभ भी बनवाया। हाँ, और ये कोई साधारण मीनार नहीं है। इसके चप्पे चप्पे पर रामायण, महाभारत और अनगिनत हिंदू देवी देवताओं की जटिल मूर्तियां उकेरी गई हैं। हाँ, और रानकपुर का वो अद्भुत जैन मंदिर भी उन्हीं के शासनकाल में बना। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आता है। इतने सारे युद्धों के बीच 32 किले और 38 किलोमीटर लंबी दीवारें बनाने का पैसा और समय आखिर कहाँ से आ रहा था? देखिए, धन का एक बड़ा हिस्सा तो उन्हीं जवार की खदानों से आ रहा था जिनकी खोज उनके पूर्वजों के समय हुई थी। कुंभा ने मेवाड़ के आर्थिक संसाधनों का बहुत ही कुशलता से प्रबंधन किया था। लेकिन समय और मानसिक शांति? जहां तक वास्तुकला और कला की बात है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मध्यकाल में कला का संरक्षण करना और विशाल इमारतों का निर्माण करना शासक का कोई व्यक्तिगत शौक नहीं था। तो फिर क्या था? ये उनके राज्य संचालन और राजनीति का एक बहुत बड़ा साधन था, सत्ता स्थापित करने का तरीका। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। राजनीति और वास्तुकला का ये क्या संबंध है? बनाता है ना, तो वो केवल अपनी जीत की खुशी नहीं मना रहा होता, वो उस ढांचे के माध्यम से अपनी प्रजा, अपने सामंतों और सबसे महत्वपूर्ण अपने दुश्मनों के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल रहा होता है। हो, मतलब वो ये संदेश दे रहा होता है कि उसका साम्राज्य स्थायी है, उसके पास अपार संसाधन है। बिल्कुल, और उसकी सत्ता को चुनौती देना असंभव है। बड़ी इमारतें शासक की वैधता और उसकी अजेयता का प्रतीक होती हैं। ये तो मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बहुत ही सुंदर तरीका हुआ। लेकिन कुंभा सिर्फ इमारतें नहीं बनवा रहे थे, वे साहित्य और संगीत के भी उतने ही बड़े धनी थे। जी हाँ, वे खुद एक बेहतरीन वीणा वादक थे। और उन्होंने केवल वादन नहीं किया, उन्होंने रचनाएं भी की। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कुंभा ने संगीत पर संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर जैसे बेहद तकनीकी ग्रंथ लिखे। हाँ, और उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर एक विस्तृत टीका भी लिखी। वे संस्कृत, प्राकृत और राजस्थानी बोलियों के ज्ञाता थे। उन्होंने 4 नाटकों की रचना भी की। मतलब एक इंसान जो लगातार युद्ध के मैदान में दुश्मनों से घिरा हो, वो संगीत के स्वरों और रागों की इतनी गहरी तकनीकी समझ कैसे विकसित कर सकता है? ये बात एकदम से हैरान कर देती है। ये उनके मानसिक संतुलन और बौद्धिक क्षमता का प्रमाण है। साथ ही सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित करना भी राजनीतिक वर्चस्व का ही एक हिस्सा था। सही कहा। एक महान शासक केवल अपनी तलवार से नहीं, बल्कि अपनी कलम और अपनी संस्कृति से भी ये साबित करता है कि वो एक पूरी सभ्यता का नेतृत्व कर रहा है, केवल एक सेना का नहीं। वे सच में एक सभ्यता का निर्माण कर रहे थे, एक ऐसा साम्राज्य जो बाहर से बिल्कुल अभेद्य था। बिल्कुल अभेद्य। लेकिन इतनी गौरवशाली उपलब्धियों, अजेय सैन्य रिकॉर्ड और सांस्कृतिक पुनरुज्जागरण के बावजूद महाराणा कुंभा के कहानी का अंत किसी ट्रेजेडी या शेक्सपियर के नाटक की तरह बेहद दुखद और झकझोर देने वाला था। हाँ, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1468 ईस्वी में उनके इस महान शासनकाल का अंत एक बहुत ही अंधकारमय और अकल्पनीय घटना के साथ हुआ। 1468 में उसी कुंभलगढ़ के किले में, जी हाँ, उसी अजेय किले में जिसे उन्होंने खुद इतनी मेहनत से डिजाइन किया था, एक महादेव मंदिर के पास जब वे शांति से बैठे प्रार्थना कर रहे थे, तब उनकी हत्या कर दी गई। और सबसे दुखद बात यह है कि ये हत्या किसी बाहरी दुश्मन मालवा या गुजरात के सुल्तानों की सेना ने नहीं की थी। नहीं, उन पर पीठ पीछे से वार करने वाला उनका अपना सगा बेटा उदय सिंह प्रथम था। सत्ता के लालच में अंधे होकर एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। इतिहास में इस उदय सिंह को हमेशा हत्यारा के कलंकित नाम से ही जाना गया। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। जीवन भर जिन बाहरी दुश्मनों को वो अरावली की घाटियों में हराते रहे, अंततः उन्हें मात अपने ही परिवार, अपने ही खून से मिली। सच में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और यहीं पर आज के हमारे इस विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। कौन सा सवाल? देखिए, महाराणा कुंभा ने
मालवा, गुजरात और नागौर के दुश्मनों को दूर रखने के लिए पहाड़ों पर 38 किलोमीटर लंबी अभेद्य दीवारें तो खड़ी कर दी। ये दीवारें इतनी मजबूत थीं कि बाहर से कोई भी दुश्मन उन्हें भेदकर अंदर नहीं आ सका। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वे अपने ही घर, अपने ही परिवार के भीतर पनप रही महत्वाकांक्षाओं, ईर्ष्या और धोखे से खुद को बचाने के लिए कोई मनोवैज्ञानिक दीवार नहीं बना सके। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। यह सोचने वाली बात है कि क्या एक अविनाशी साम्राज्य बनाने की अंधी दौड़ में बड़े बड़े शासक अनजाने में अपना पूरा ध्यान केवल बाहरी सीमाओं पे लगा देते हैं और अपने ही घर के भीतर पनप रहे पतन के बीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही लगता है। बाहरी दुनिया को दीपने वाला एक जीनियस रणनीतिकार अक्सर अपने ही आंगन की साजिशों को क्यों नहीं पढ़ पाता? शायद सत्ता का असली और सबसे बड़ा खतरा हमेशा सीमाओं पर नहीं, बल्कि सिंहासन के ठीक बगल में, उसी छत के नीचे खड़ा होता है। बिल्कुल, इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है। इसी विचार के साथ महाराणा कुंभा के जीवन और उनके अपराजित लेकिन दुखद सफर पर हमारा ये गहरा ऐतिहासिक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।